नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी एस्पिरेंट्स अच्छे होंगे। और साथियों, आज हम लोग घटना चक्र का अध्ययन कर रहे हैं 2023 का। आप सभी को पता होगा, जिसमें साथियों हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सभी कर चुके हैं साथियों। और आपको पता होगा साथियों कि बीपीएससी 69 जो कि सितंबर में होने वाला साथियों, और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसमें साथियों आपको विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उन सभी क्वेश्चन का आपको इसमें तथ्यों के साथ संग्रह मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, आपको 1992 से 2022 तक के, अर्थात साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक आपका पूरा टोटल इसमें क्वेश्चन का संग्रह है साथियों। सब्जेक्ट वाइज है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे करके है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है साथियों। और जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं और 69 उनको देना है या फिर बिहार दरोगा देना है साथियों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी से भी देख सकते हैं साथियों, कोई भी टॉपर आपको यह पूर्वावलोकन का सजेस्ट जरूर देते हैं। तो इसीलिए साथियों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार यह पूर्वावलोकन, जिसमें साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य भूगोल का। साथियों भूगोल में हम लोग कुछ प्रश्नों पर बात कर रहे थे, कुछ प्रश्न बचे हुए थे, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पूरा लेक्चर ज़रूर देखेंगे। और साथियों आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ और अन्य इम्पोर्टेंट नोट्स, बुक, ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो साथियों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अध्याय। साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से आज हम लोग 42वें नंबर प्रश्नों से आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। आप सभी को पता होगा त्रिवेणी नहर के बारे में। चलिए थोड़ा सा तथ्यों को जान लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। साथियों प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर जो कि क्या है साथियों, तो ये बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे त्रिवेणी नहर के बारे में। चलिए कह रहा है दिए गए कटु की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। साथियों देखते हैं, पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सेकंड है सिंचाई, उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण और साथियों ग्रामीण सड़कों और विपणन। तो साथियों हम लोग देख लेते हैं कि सही कौन सा होगा, कौन सा कटु सही होगा। केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल एक, दो और चार, या फिर सभी चारों के चारों। साथियों हम लोग इस पे बात करेंगे, उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। साथियों चारों के चारों जो है वह सही हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं साथियों तथ्यों पे। तो साथियों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने हेतु साथियों क्या किया गया था, तो ग्रामीण विद्युतीकरण इसमें कह सकते हैं, कृषि उत्पादन को बाजार तक पहुंचने निश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना था। साथियों हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है इसे, और यह क्या है, तो हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक जो है सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति में कौन कौन से चीज़ आते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप इस प्रकार से तत्वों को समझा पाएंगे। चलिए कह रहा है प्रश्न नंबर नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा एक कृषि के में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता की बात की जा रही है, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या वह कुशल सिंचाई है, गुणवत्ता युक्त बीज है, कीटनाशकों का प्रयोग है, या फिर उर्वरक का प्रयोग है। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से सही अर्थात ई कहा जा रहा है साथियों। तो हम लोग ई जब भी बात आता है तो थोड़ा सा कथनों पे भरोसा करना चाहिए। देखते हैं उपयुक्त विकल्पों में से दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादक बढ़ाने का क्या है साथियों, तो रास्ता है। ठीक है, भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकी के उत्पादन के विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई साथियों। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, चलिए उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र धनुषीय क्रांति का संबंध है किससे है, तो याद रखेंगे यह आपका हरित क्रांति भी और नील क्रांति भी, श्वेत क्रांति अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाएगा। चलिए बात किया जाए कथनों पे तो ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2000 ईस्वी में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथियों। इस नए कृषि के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति का परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति और रजत क्रांति व खदान श्रृंखला क्रांति आदि। ये सभी क्रांतियाँ आपको याद रखना होगा, शायद आपको दे दिया जाए मिलान करने को। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा आप लोग साथियों याद रखेंगे। काली क्रांति संबंधित है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे और आपके समक्ष इस प्रकार से प्रश्न भी आ गया, काली क्रांति संबंधित है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपका कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग साथियों पहले से ही रेडी रहिएगा, आयोग को मौका नहीं दीजिएगा, यह आप लोगों को समझना होगा। चलिए काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है साथियों और अन्य प्रमुख क्रांतियां जैसे साथियों अनेक उत्पादन इस प्रकार से, जैसे गुलाबी क्रांति प्याज से उत्पादन है, नीली क्रांति मत्स्य से उत्पादन है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन है, वहीं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से सभी क्रांतियों को उससे संबंधित चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। साथियों आप सभी को यह पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत जिसे हम लोग पहले कहते थे, वही जो है साथियों वह क्या है, तो भारत में अधिकतम गेहूं का उत्पादन वाला राज्य है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी। तो साथियों प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादन राज्य है क्रमशः, पहला है साथियों उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब और तीसरा है हरियाणा। तो आपसे अगर क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आप लोग याद रखेगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, उसके पश्चात हरियाणा तीसरे नंबर पे आते हैं गेहूं उत्पादन में। साथियों वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 3 राज्यों में देखा गया है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इन तरह से है आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। चलिए बात किया जाए आगे तो कहता है सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है। अब साथियों सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन से आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा। चलिए भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। साथियों भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, तो याद रखेंगे वह आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रांत हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादित की जाती है, यह आप लोग याद रखेंगे। चलिए देख लिया जाए थोड़ा सा, वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुपात के आंकड़ों के अनुसार साथियों सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला जो राज्य था वो 8 राज्य थे। वो 8 राज्यों को आप इस प्रकार से याद रखेंगे क्रम वाइज। सबसे पहले मध्य प्रदेश, साथियों उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उसके पश्चात बिहार, फिर आपका आता है हरियाणा और सबसे अंत में पंजाब।
ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ज्योग्राफी कोई बार बार बनता नहीं है साथियों, ज्योग्राफी एक सीमित कहीं ना कहीं सिलेबस है, बस तरीका होना चाहिए सही ढंग से पढ़ने का। ज्योग्राफी अगर हमारे भारत का जो इतना भूगोल है तो इसी भूगोल में से पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भौगोलिक चीज़ कभी बदलते नहीं हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसलिए आप खुशनसीब हैं कि आपको भूगोल में सिर्फ सीमित चीज़ पढ़ने को मिला है। अब उसको भी आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे फंस जाएंगे। कुछ जो सब्जेक्ट हैं साथियों, जैसे हम लोग हिस्ट्री कह सकते हैं, भूगोल को कह सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, तो ये सब जो है सब्जेक्ट वो साथियों सीमित है। सॉरी, इकोनॉमिक्स को आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बदलते रहता है करेंट अफेयर के अनुसार, पॉलिटी भी बदलते रहता है साथियों, लेकिन हिस्ट्री जो है वो नहीं बदलता है, भूगोल जो है वो नहीं बदलता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात किया जाए। चलिए आगे कह रहा साथियों आपका क्वेश्चन कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। साथियों यह आपके सामने उत्तर प्रदेश इसमें भी हो जाएगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। यह कहीं ना कहीं बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, और यह आप सबको पता होगा चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों। वर्ष 2019 से 20 में साथियों चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा वर्ष 2020-21 में साथियों उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे उत्पादक वाला राज्य बना था, तो याद रखेंगे इस प्रकार से आप, ठीक है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है साथियों वह आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र राज्य, तो एकमात्र जहाँ पे आए वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात किया जाए तो आगे तथ्यों पे भी थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं। साथियों भारत में केसर सैफरन उत्पादन एकमात्र राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है और वर्तमान में साथियों जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो कहता है निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। साथियों नगदी फसल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे नगदी फसल कौन सा नहीं है। साथियों ज्वार जो है वह नगदी फसल नहीं है। आप क्लास 10th का जब सोशल साइंस पढ़ोगे साथियों तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, ज्वार नगदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करती है, जो कि आप एक समक्ष देख सकते हैं। सबसे पहला है साथियों ऑप्शन ए खाद्यान्न फसलें। साथियों इसका क्या होगा, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन, ये सभी आएंगे। उसके बाद है गैर खाद्यान्न फसल, जिसमें आपका तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों, ये रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता, ये सभी चीज़ आएंगे। फिर कह रहा है साथियों आपका बागवानी फसल, जिसमें चाय, कॉफ़ी, रबड़, अन्य, गन्ना, तंबाकू, आलू, ये सभी चीज़ आपको आएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे। देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं सीख कर जाना साथियों, आपको एक क्वेश्चन से कम 2 क्वेश्चन सीख कर जाना है, यही मेरा उद्देश्य है और उम्मीद करते कि आप सीख भी पा रहे होंगे। भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे से संपन्न हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका सही आंसर आप मध्य प्रदेश और उड़ीसा को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बारे में। साथियों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन मिल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार दिए गए राज्यों में लो एस भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट निम्नलिखित में से ओडिशा में और मध्य प्रदेश में पाया गया है। साथियों बिहार में भी देखने को मिला है, पश्चिम बंगाल में भी, तो ये सब देख सकते हैं साथियों, लेकिन सबसे अधिक आपका ओडिशा और मध्य प्रदेश में मिला है साथियों। तो इस प्रकार से आप आंकड़े को देख सकते हैं, ठीक है। आंकड़ा आपसे पूछा नहीं जाएगा।
साथियों, अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प जो बी है वह मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही है। भारत में लो एक्स हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से संपन्न राज्य में प्रमुख राज्य इस प्रकार कर्नाटक भी है और उड़ीसा है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है। लेकिन साथियों, आपको क्रम वाइज अगर दे दिया जाए तो आप इसी प्रकार से सजाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में साथियों लो एक्स में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? क्या वो हेमेटाइट है, सीधे राइट है, या फिर हम लोग देख लेते हैं वह लिमेनाइट है या फिर मैग्नेटाइट है। साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात हेमेटाइट आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे, तो ध्यान दीजिएगा। बेलाडीला खाद छत्तीसगढ़ के देववाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लो एक्स का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लो एक्स है और यह साथियों मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लो एक्स की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि उच्च गुणवत्ता वाला कहाँ पाए जाते हैं और निम्न गुणवत्ता वाला कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। साथियों, झारखंड में जो कोयला की खानें स्थित है वह आपका झरिया में है, ठीक है। झरिया में साथियों याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो साथियों, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथियों, देश के अधिकांश कोगिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा बॉक्साइट के लिए उत्पादक के लिए जाना जाता है और रांची भारी मशीनों के निर्माण हेतु जाना जाता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? साथियों, इसका सही आंसर आपके समक्ष झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात किया जाए कि भूमिगत कोयले का जो दहन है साथियों वो झारखंड राज्य में हो रहा है और यह दहन झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए साथियों, बिहार दरोगा का हम सिलेबस अभी जल्दी ही इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो जो भी साथी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में जानकारी दें। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? साथियों, आपका कोयला पाया जाता है। अभी कई बार हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। चलिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करिए। भारतीय कोयला उद्योग की कुछ समस्याएं हैं, उस पर विचार करने को कह रहा है। समस्या क्या है साथियों? तो पहला है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संकलन में बाधा। दूसरा है धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और साथियों कार्य संचालन कीमतें। यह 4 प्रकार की क्या है साथियों? समस्याएं हैं। सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब क्या है साथियों, उपयोग में से कौन सा सही है? क्या 2, 3 और 4 सही है? क्या 1, 2, 3, 4 सही है? या फिर साथियों हम लोग यहाँ देख लेते हैं और क्या सही है। क्या 1, 2 तथा 4 सही है या फिर साथियों 1, 2 तथा 3 सही है? तो साथियों 1, 2, 3, 4 3 सभी सही हैं, तो आप ऑप्शन नंबर बी को लगा सकते हैं। चलिए बात किया जाए अब इसके डिटेल पे। तो साथियों, भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसमें से निम्न क्या है साथियों? तो निम्न कोटि का कोयला है, धुलाई संस्थाओं की जो उपयोग क्षमता में कमी है, कोकिंग कोयले की बढ़ता आयात है और कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन की कीमतें आदि ये सभी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि कोयला की कमी के कारण बहुत ही समस्या उत्पन्न होने वाला है साथियों आने वाले समय में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई ऐसे पश्चिमी देश है साथियों जहाँ पे कोयले की कमी देखे भी जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? साथियों, इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा
डिगबोई असम में। ठीक है, ये सभी को पता होगा। भारत का सबसे पुराना तेल जो भंडारक है साथियों वो डिगबोई असम में है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना क्या है साथियों, तो तेल का घाटी है। तो यह आपसे याद रखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम तेल या फिर ऊर्जा संकट कब आया था, तो साथियों इसका सही आंसर क्या कह रहा है, तो 1970 और 80 के दौरान क्या हुआ था साथियों, तो भारत में सर्वप्रथम बात की जा रही है, तेल कह सकते हैं या फिर ऊर्जा संकट को हम लोग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं साथियों, भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यात देशों से क्या हुआ था साथियों, ने तेल की कीमतों में असमर्थताकार 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझते चलेंगे। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो भी बताइएगा, बुरा लग रहा हो तो भी बताइएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपका कमेंट से हमें कहीं ना कहीं हौसला मिलता है साथियों, मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए कंटेंट लाने के लिए हमें अच्छा लगता है। साथियों कह रहा है आपका कि भारत के में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, कितना था, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों 243 किग्रा तेल के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वर्ष 1994 में भारत के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है वह साथियों 244 किग्रा है और तेल की बराबरी थी साथियों, जो कि आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन तेल के बराबर था, जो कि वैश्विक प्रति व्यक्ति साथियों 1.8 टन का 1/3 है। अतः निकटतम विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपका 284 जो है साथियों यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया गया था, इसलिए 283 को सही करना पड़ा। ठीक है, चलिए, निम्न से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष इस प्रकार से है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को सभी लोग जानते होंगे कि कर्नाटक जो है साथियों सर्वाधिक सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। चलिए बात किया जाए यहाँ पे साथियों, देख सकते हैं दिए गए राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटक राज्य भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। 31 मार्च 2021 की तिथि के अनुसार सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्षक पे रहा है। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सबसे पहले कर्नाटक, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा साथियों, डेली वहाँ पे हम पीडीएफ डाल रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रूपांतर के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या वह कृषि एवं घरेलू उत्पादकों को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का व्यय है, प्रशासन एवं संतुलित हानि काफ़ी ज़्यादा होता है, राज्य विद्युत बोर्डों के वाणिज्यिकरण स्वायत्तता में कमी है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन नीतियों के क्रियान्वयन किया है। क्या इसमें सही हो जाएगा, साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तथ्यों पे। तो भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं। ठीक है, तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें प्रतिबंधीय अकुशलता, वित्तीय संस्थाओं का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं का भुगतान करने की असमर्थता और व्यापक संरचना व विषय हानि आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त साथियों राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली का उत्पादन कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बात किया जाए साथियों कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचार का एवं वितरण हानियाँ अधिकतम देशों की तुलना में अधिक थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में आपको बताया जा रहा है।
इन हानियों के नए कारण थे साथियों बिजली की व्यापक चोरी, इम्पोर्टेंट है, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री और दूर दराज पर कम आबादी वाले क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश की इत्यादि ये सभी कारण थे। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। कहता है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीकी स्थित है, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों डी टाटा नगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से इसको पूरा नाम हुआ साथियों। अब टाटा स्टील भारतीय की प्रमुख से इस्पात कंपनी बन गया है और टाटा नगर साथियों जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर कहाँ है तो साथियों आप सभी को पता होगा। इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। कहता है कि बिहार में डालमिया नगर किससे लिए प्रसिद्ध है, क्या वो रेशम या फिर सीमेंट या फिर साथियों क्या है आपका चमड़ा या फिर जूट। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, बिहार में डालिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज और केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात किया जाए नेक्स्ट कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो इसका सही आंसर आपके समक्ष है खेतरी में। ठीक है, खेतरी को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह साथियों तांबा की खपान पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तांबा की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा और टीटागढ़ कागज उद्योग, रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। तो साथियों इस प्रकार से चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि बस आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाकर चला जाना। मेरा उद्देश्य है कि जो यहाँ पे इसको आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है चीज़ों को समझिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन चीज़ों को समझिएगा। यही एकमात्र विकल्प है जो आपका 69 निकल सकता है। ठीक है, चलिए राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों यह आपका तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और साथियों यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान तांबा धरावत शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है और भारत में शीर्षक ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः आप देख सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्य है। इस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं। साथियों 2018-19 में अगर बात किया जाए तो तांबों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में एवं उसके पश्चात आपका झारखंड में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है तो आप याद रखेंगे यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, यह क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है साथियों, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी और इसके मध्य से देश के 4 प्रमुख महानगरों जैसे साथियों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सड़क मार्ग को जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। कहता है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। कहाँ होता है तो याद रखेंगे साथियों, वह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की तो सभी एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं ना, तो याद रखिएगा चीज़ों को। साथियों वर्तमान में 31 मार्च 2017 तक की बात की जा रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वह कितना है साथियों, 11 लाख। साथियों एक यहाँ पे देख सकते हैं 11,04,158 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आगे बात किया जाए जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र कितना है तो 1.94% है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण देश में के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार साथियों देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई आप देख सकते हैं वह है 14 साथियों 14,099
5। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए साथियों। कह रहा निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। साथियों अटल टनल पार की बात की जा रही है, ये हाल ही में चर्चा में भी था। और साथियों इसका सही आंसर आपका पूर्वी क्या हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे साथियों 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौर पनीती घाटी से जोड़कर रखती है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। साथियों यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी और साथियों 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो ये चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं साथियों क्लास को, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि छोटा कर दीजिए, पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो हम चाहते हैं साथियों कि प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आराम से पढ़िए, लगातार पढ़िए। और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम बिहार दरोगा के लिए यहाँ पे आपका क्लासेस करवाने वाले हैं। जो स्टूडेंट बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को देने वाले हैं या फिर आप साथियों तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई भी फैमिली फ्रेंड कोई भी हो, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के बारे में उनको ज़रूर सजेस्ट करें। साथियों ये आपसे रिक्वेस्ट है। और साथियों आप लोग कमेंट जरूर किया करें कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं लगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा साथियों कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हम आपको सही चीज़ दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें साथियों, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर चीज़ लाते रहेंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पे चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।